तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बांट हाफ गुणांक क्या होता है पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका 12th का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीएससी का कोई एग्जाम हो। ठीक है, बांट हाफ पूरा कंप्लीट आज के वीडियो में कर देंगे, समझा देंगे और निपटा भी देंगे आराम से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में संयोजित या वियोजित होता है तो उसे वन हाफ आई से दर्शाते हैं। जैसे संगुणन और वियोजन होता क्या है? अगर हम जैसे इस NaCl को हम जल में घोल दें, जल में घोल देंगे तो ये Na प्लस आयन और Cl माइनस आयनों में टूटेगा। तो मतलब इसका क्या हो गया है? ये वियोजन हो गया, यानी अपने आयनों में टूट गया है। ऐसे ही अगर हम इस एसिटिक अम्ल को लेते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल को लेते हैं तो ये जब जल में घुलते हैं तो ये एक रह जाता है। एक कैसे रह जाता है? देखिए, ये बन जाता है, इसका ट्वाइस बन जाता है CH3COOH और यहाँ पर दो लग जाते हैं, यानी दो हमने पदार्थ इसके घोले, अब विलयन में जाके एक ही रह गया। इसका क्या हो गया? इसका हो गया संयोजन और इसका क्या हो गया? इसका हो गया वियोजन। इसका हुआ है वियोजन, यानी ये अपने आयनों में टूट गया है और ये आयनों में जुड़ गया है, अपनी पदार्थ आयनों में जुड़ गया है। तो इसका संयोजन, इसका हो गया वियोजन। वियोजन और संयोजन ही हम वन हाफ आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसी को हमें सीखना है कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। ठीक, चलिए पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है लिखेंगे हम सही से। जब कोई विलेय पदार्थ लिखेंगे, जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में संयोजित, विलयन में संयोजित या वियोजित होता है, संयोजित या वियोजित होता है, तो संयोजित या वियोजित होता है तो वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक का प्रयोग होता है, वांट हाफ गुणांक का प्रयोग होता है। ठीक है, वांट हाफ गुणांक का प्रयोग होता है और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते, ठीक है, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जब हम वियोजन होगा तो आई का मान है वो एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे। और अगर संयोजन होगा तो आई का मान एक से कम होगा। चलिए लिख लेते हैं इसी बात को हम। वियोजित होने पर क्या लिखेंगे? वियोजित होने पर, वियोजित होने पर, वियोजित होने पर जो आई का मान है, आई का मान एक से ज़्यादा होगा, आई का मान एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, और संयोजित होने पर क्या होगा? संयोजन या जुड़ने पर, संयोजन होने पर, संयोजन होने पर जो आई का मान है वो एक से कम होगा, यानी एक से कम होगा। और तीसरी शर्त होती है न संयोजन हो और न वियोजन हो। क्या लिखेंगे? न संयोजन हो, न संयोजन हो और न वियोजन हो, और न वियोजन हो। ठीक है,
तो आई का मान इस कंडीशन में 1 होता है। आई का मान इस कंडीशन में 1 होता है। ठीक है, ना होगा संयोजन यानी ना अपने आयनों में जुड़ेगा और ना ही वियोजन ना अपने आयनों में टूटेगा, तो उसका मान 1 रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए लिख लीजिए इतना, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लिखाते हैं, फिर समझाते हैं। तो लिखिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट करिए। लिख लिया? ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है? कणों की संख्या संयोजन या वियोजन के बाद बटे में होगा कणों की संख्या संयोजन या वियोजन से पहले। मतलब देखिए एग्जांपल आपको दूं मैं, जैसे हमने लिया वही NaCl ले लिया, NaCl लिया तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट गया। तो संयोजन या वियोजन से पहले ये मान है और बाद का मान ये है। तो I बराबर निकालेंगे ऊपर कणों की संख्या संयोजन या वियोजन के बाद में कणों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ऊपर लिखेंगे 2, संयोजन या वियोजन से पहले कितना है? 1 ही तो आयन है, ये यौगिक है 1। तो I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा 2। वान हाफ गुणांक I का मान कितना आ गया? 2 इसमें आ गया। ऐसे ही हमने वो दिया था एसिटिक अम्ल वाला एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो जैसे यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे CH3COOH, इसके कितने आयन लिए थे? 2 लिए थे, 2 लिए थे। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो CH3COOH और ये इसका ट्वाइस हो जा रहा था। यानी अब इसमें हम I का मान निकालेंगे, I का मान, तो संयोजन या वियोजन के बाद कितना रह गया? ये 1 रह गया है और पहले कितना था? 2 था। तो I का मान कितना हो जाएगा? I का मान हो जाएगा 0.5। 0.5 हमने आपको लिखाया था अगर संयोजन हो रहा है तो I का मान है 1 से कम आएगा, तो 1 से कम आया, और अगर वियोजन होगा तो I का मान 1 से ज़्यादा आएगा। तो NaCl के केस में I का मान कितना आया था? 2। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था वियोजन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है आपका संयोजन। संयोजन में I का मान घट जाता है और वियोजन में I का मान बढ़ जाता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है, ये 1 से कम होता है। तो समझ में आ गया? तो चलिए इसी पर न्यूमेरिकल है 1-2 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका टॉपिक बचेगा वो करेंगे। तो नोट करिए इसे, फिर हम न्यूमेरिकल कराते हैं। कर लिया नोट? ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन से आपको I का मान निकालना आराम से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? CaNO3 का होल ट्वाइस में बॉन्ड हाफ गुणांक कितना होगा? ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? अनंत अंतता पर जलीय विलयन Na2SO4 विलयन का बॉन्ड हाफ गुणांक ज्ञात कीजिए। तो I का मान दोनों में निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। I बराबर हमने आपको क्या बताया था, जो फॉर्मूला क्या होता है? संयोजन या वियोजन से बाद का मान कितना होगा। तो हम इसे लिखेंगे, या इसका संयोजन या वियोजन कैसे होगा वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये Ca डबल प्लस में टूटेगा प्लस NO3 पर आएगा 1 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर इनका गुणा 2 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 2 है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये 2 में टूट गया, 1 था 2 में टूट गया, तो बाद में कितना है? 2, पहले कितना है? 1। तो इसमें I का मान कितना हो जाएगा? 2। I का मान कितना हो गया? 2। जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए बॉन्ड हाफ गुणांक I का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ऐसे ही इसको हम वियोजित करेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। तो पहले इसे हम तोड़ ही दे रहे हैं। Na2SO4 जब इसे जल में घोलेंगे तो ये Na प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। अब सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब I का मान निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया है? संयोजन या वियोजन के बाद का मान और बटे में संयोजन या वियोजन से पहले का मान। बाद में कितना हो गया? ये 2 है, ये 1 है, तो 2 प्लस 1 बटे में पहले कितना था? 1। तो I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा 3/1, यानी I बराबर हो जाएगा 3। I बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें 1/2 गुणांक I का मान कितना आ गया?
3 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये आप नोट करिए। फिर जो इसमें अगर कोई 100% वियोजित नहीं हो रहा है या 100% संयोजित नहीं हो रहा है तब क्या क्या होता है वो लिखेंगे, वो समझेंगे। तो इसे लिखिए जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। देखिए अब कोई पदार्थ जो होता है अगर 100% संयोजित नहीं होता है या 100% वियोजित नहीं होता है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है। जब 100% वियोजित नहीं होता है तब फॉर्मूला लगता है अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। ठीक है, अगर 100% संयोजित नहीं होता है तो लगता है अल्फा बराबर n इंटू I-1 अपॉन 1 - n। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, n क्या है वो लिखा देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा होता है, यहाँ पर अगर वियोजन हो रहा है तो वियोजित मात्रा है या वियोजन की मात्रा, यहाँ लिख देंगे वियोजन की मात्रा। ठीक है, वियोजन की मात्रा। आई क्या है, आई आप जानते हो, आई है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक है। एन है आयनों की संख्या, जब वियोजित हो जाएंगे तो आयन कितने बचेंगे वो लिखेंगे। तो एन है आयनों की संख्या। ठीक है, अभी आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा यानी इसका जब क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर संयोजित नहीं हो रहा है तब अल्फा जब दिया जाए तो अल्फा हो जाता है संयोजन की मात्रा, अल्फा हो जाता है संयोजन की मात्रा। ठीक है, और यहाँ पर आई वही है आपका वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। और एन वही हो जाएगा आपका आयनों की संख्या, एन हो जाएगी आयनों की संख्या। ठीक है, एन हो जाएगी आयनों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसे आप लिखिए, ये जब इसका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिखिए, इसे स्क्रीनशॉट करिए। कर लिया? ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, NaCl 80% वियोजित होता है तो वांट हाफ गुणांक का मान बताओ। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यानी 80% वियोजित होता है तो ये अल्फा का मान दिया गया यानी वियोजन की मात्रा। तो अल्फा बराबर दिया गया है 80%। तो अगर परसेंट हटाएंगे तो हम 100 का भाग लगा देंगे तो 0 से 0 हट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.8। अल्फा का मान कितना हो जाएगा 0.1। तो n का मान निकालेंगे, n का मान कैसे निकालें, क्या है आपका NaCl है। तो NaCl है तो इसे हम घोल देंगे तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो आयन कितने हो गए 2। तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, n 2 हो जाएगा। वांट हाफ गुणांक I का मान निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 100% वियोजित नहीं होता है तो अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। अल्फा का मान कितना दिया गया 0.8, 0.8 बराबर I का मान हमें निकालना है -1 अपॉन n का मान कितना है 2 -1। ठीक है, तो अब क्या होगा 0.8 I-1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इसके बटे में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा आपका 0.8 बराबर I-1। आपने मैथ में सिंपल कैलकुलेशन पढ़ी होगी, अगर माइनस में कोई संख्या है बराबर के इस तरफ लाते हैं तो प्लस में हो जाती है। तो ये हो जाएगा I बराबर 1 प्लस 0.8। तो I का मान कितना हो जाएगा 1.8। I का मान कितना हो गया 1.8। ये कब आया है जब 100% वियोजित नहीं हो रहा है तब। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो वांट हाफ गुणांक के कारण जो अणुसंघ गुणधर्मों में जो परिवर्तन होगा वो देख लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। कर लिया नोट? ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। 0.1 मोल BaNO2 का होल ट्वाइस यानी बेरिलियम नाइट्रेट घोल का वांट हाफ गुणांक 2.74 है
विघटन स्तर ज्ञात करो। विघटन निकालना यानी 100% वियोजित नहीं हो रहा है तब परसेंट कितने परसेंट वियोजित नहीं हुआ है वो निकालना है। ठीक है, बॉन्ड हाफ गुणांक, घोल का बॉन्ड हाफ गुणांक कितना दिया गया है 2.75, यानी ये आई का मान दिया गया है। आई का मान कितना है 2.74 और है क्या आपका VaNO2 का होल ट्वाइस। जब इसे हम तोड़ेंगे या विघटित करेंगे तो Va डबल प्लस प्लस NO2 पर एक माइनस आएगा और इससे के आगे 2 लगा दें क्योंकि ये बैलेंस भी करना है। तो N का मान निकालेंगे यहाँ पर 2 और 1, यानी आयन कितने यहाँ पर 2 और 1, तो N का मान कितना हो गया 3, N का मान 3 हो गया। तो विघटन स्तर ज्ञात करना है यानी अल्फा निकालना है, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगाएंगे अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1, यह फार्मूला होता है आपका। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, अल्फा का मान कितना दिया गया है, अल्फा में निकालना है। आई का मान दिया है 2.74 -1 -3 -1, यानी n का मान 3 है। परसेंट निकालना है तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो अल्फा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1.74, यानी 2 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 गुणा 100, 2 से काटेंगे 100 कटेगा आपका 50 बार। ठीक है, तो अल्फा बराबर 1.74 इंटू 15, 50 जीरो पहले रख देंगे, 5 चौक 20 की जीरो आसन में 2, तो 5 7 35 और 2 37 की 7 आसन में 3, 5 5 और 3 8, 2 अंक बाद 2 अंक बाद लगा देंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 87%, यानी कितना परसेंट वियोजित हो रहा है 87%। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो देख लेते हैं और इसको आप लिखिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं बॉन्ड हाफ गुणांक के कारण जो अणुसंघ गुणधर्मों में परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लेते हैं। तो बॉन्ड हाफ गुणांक क्या होता है आई, तो जितने भी अणुसंघ गुणधर्म है 4 सभी में आई लगा देना है। तो पहला क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसका जो राल्ट का नियम है, राल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन में जब कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो यहाँ पर P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर यहाँ पर होता है विलेय, यानी विलेय का मोल प्रवाह होता है, तो इसमें हम केवल आई लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा TB बराबर KB M डैश, मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती कैसे हटाते हैं कि एक नियतांक ले लेते हैं। अब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर यहाँ पर KF और ये M डैश, इन दोनों में भी हम आई लगा देंगे तो ये बॉन्ड हाफ गुणांक के कारण जो परिवर्तन हुआ है वो आ जाएगा। एक होता है पराशर दाब, यानी P लिखें या पाई लिखें, बराबर CRT होता है। अगर इसमें भी हम आई लगा देंगे तो ये भी बॉन्ड हाफ गुणांक के कारण जो परिवर्तन हुआ है वो आ जाएगा। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो बॉन्ड हाफ गुणांक के कारण जो परिवर्तन होगा उसके आधार पर ये फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने आपको बॉन्ड हाफ गुणांक क्या होता है पूरा कंप्लीट समझा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।